अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम इंशाअल्लाह प्रोबेबिलिटी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी की फर्दर डिफिनीशंस कौन कौन से हैं और प्रोबेबिलिटी की मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पे तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का बैकग्राउंड क्या है। आप डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटमेंट सुनते हैं जिसमें चांस का लफ्ज़ आप ज़्यादातर सुनते हैं कि प्ला चीज़ का चांस इतना है, प्ला चीज़ के आने के चांस इतना है। आपने ये सुना होगा कि आज बारिश होने का चांस इतना है। आपने ये सुना होगा जब आप लूडो खेलते हैं और उसमें जो आप डाई यानी चक्का रोल करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मेरे इस रोल से चक्के के आने का चांस इतना है कि आ जाए। ठीक है, इसी तरह जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन में एक हेड आता है और एक टेल आता है, तो आप ये कहते हैं कि कॉइन में हेड आने का चांस इतना है। तो ये चांस का लफ्ज़ जो आप डेली लाइफ में सुनते हैं तो एक्चुअली ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। वैसे आप प्रोबेबिलिटी को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन आपको इसकी समझ नहीं है। इसकी समझ तभी होगी जब आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम तो डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं लेकिन इसका समझ हमें नहीं था। इसके बाद आपको इसका समझ आ जाएगा। ठीक है, डेली लाइफ में हम दो तरह के स्टेटमेंट्स का सामना करना पड़ता है। एक हम किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं और दूसरा श्योर नहीं होते। जब हम श्योर होते हैं तो बस तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं करते। ठीक है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट ख़त्म हो गई। लेकिन जहाँ पर हम श्योर नहीं होते, ठीक है, तो वहाँ पर अनसर्टिनिटी पैदा होती है। और अनसर्टिनिटी क्या है, यानी गैर यकीनी सी कैफियत। ठीक है, तो उस गैर यकीनी सी कैफियत यानी अनसर्टिनिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। यानी वहाँ से प्रोबेबिलिटी जन्म लेती है, वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी को पहले ज़माने में गेम ऑफ चांस या साइंस ऑफ गैम्बलर्स कहते थे। ठीक है, टू मैथमेटिशियन थे, एक का नाम पास्कल था और दूसरा का परमेद। ठीक है, इन दोनों ने गेमलिंग प्रॉब्लम्स के हवाले से जितने भी गेमलिंग के प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी यूज़ करते थे। इसको इसलिए साइंस ऑफ गैम्बलर्स कहते थे। ठीक है, जब वक्त गुजरता गया तो साइंस ऑफ गैम्बलर्स और गेम ऑफ चांस से प्रोबेबिलिटी का नाम पड़ गया। ठीक है, लेकिन आज के दौर में यानी मॉडर्न दौर में प्रोबेबिलिटी अब गैम्बलिंग के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जितने भी फील्ड ऑफ लर्निंग है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। यानी जितनी भी फील्ड्स है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है और स्पेशली प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का बेस है। ठीक है, यानी जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं उस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लाजिम है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन की तरफ। अगर हम जनरल डिफिनीशन इसका करें तो इसका डिफिनीशन हम ये इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ ए वैल्यू विच मेजर द डिग्री ऑफ बिलीव। ठीक है, इसका हम जनरल डिफिनीशन कर सकते हैं। लेकिन मेथड के हवाले से, मेथड के लिहाज से इसके 3 डिफिनीशन है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर सेकंड है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और नंबर 3 है एक्सोमेटिक। ठीक है, ये 3 मेथड्स है जिसको आगे जाके हम एक एक को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ, जो कि है क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या इसको हम प्रियरी या मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। जैसे ही इसके नाम से ज़ाहिर है क्लासिकल, यानी फर्स्ट टाइम जब प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो गई तो इस मेथड को यूज़ किया जाता था। इसको सबसे पहले लेप्लास ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें n इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होते हैं, यानी जो n हमारे पास टोटल तादाद होती है उनमें इक्वली लाइकली आउटकम्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होंगे। यानी जो आउटकम्स होते हैं टोटल आउटकम्स वो क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑलरेडी आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इक्वली लाइकली वो आउटकम जो जिसके आने के चांसेस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो आउटकम्स है जो एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा आउटकम्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो उन आउटकम्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। और एम इसमें फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। उन आउटकम्स को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एम बाई एन। ई को हम कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये इवेंट है, इवेंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है। और यहाँ पर है m डिवाइड बाई n। m इसमें फेवरेबल आउटकम है जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे और n टोटल आउटकम्स है, ठीक है। अब आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डाई है, उसको हम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम उसमें क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सैम्पल स्पेस हो गया। इसमें टोटल आउटकम 6 हो गई, तो n की तादाद इसमें 6 होंगी, ठीक है। और हम इंटरेस्टेड है, यानी हमें ये कहते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यानी 6 की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें। तो यहाँ पर हम ए एक इवेंट लेते हैं, उसमें हम 6 लेते हैं और 6 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फेवरेबल आउटकम है जिसमें हम इंटरेस्टेड है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ए की इस तरह होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन। एम हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और एन हमारे पास टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम यहाँ पर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। इसी तरह अगर हम ये ले लें कि एक डाई है, उसको हम थ्रो करते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम ये 1 2 3 4 5 6 आ गई, ठीक है। और हमें कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। बी हम एक इवेंट लेते हैं और उसमें हम ऑड नंबर ले लेते हैं 1 3 एंड 5, ठीक है। और अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एम बाई एन। एम हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है। और एन हमारे पास टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6 है। तो हम 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आते हैं 1/2, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं। अब क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए ये 2 लिमिटेशंस है, इनको याद रखना चाहिए। अगर इन 2 लिमिटेशंस पर पूरा नहीं उतरती तो फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर फर्स्ट है, कैन नॉट यूज़ विद इनफाइनाइट आउटकम्स। जब हमारे पास इनफाइनाइट आउटकम्स आ जाए तो फिर हम क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर सेकंड है, एप्लीकेबल ओनली फॉर इक्वल प्रोबेबल आउटकम्स। जब हमारे पास इक्वल प्रोबेबल आउटकम्स हो तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है। अब इक्वल प्रोबेबल आउटकम्स का क्या मतलब है, यानी हर एक आउटकम के आने का चांस क्या हो, सेम हो, तो उसके लिए हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। यानी लेट्स सपोज एक डाई है, उसको हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबल है। इसी तरह अगर हम एक कॉइन थ्रो करते हैं और उसके लिए हमारे पास हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, यानी इक्वल प्रोबेबल है, तो उसी सिचुएशन में हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इन 2 कंडीशन, इन 2 लिमिटेशंस पर पूरा नहीं उतरती तो फिर हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेकंड डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। यानी सेकंड अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसको हम पोस्टरियरी या स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं। हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ क्यों आते हैं, जब हमारे पास क्लासिकल अप्रोच फेल हो जाए तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। और क्लासिकल अप्रोच कब फेल होता है, जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाए, यानी वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमारे पास 1 टाइम होता था, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब इनफाइनाइट टाइम हो जाए, ठीक है, और आउटकम इनफाइनाइट हो, तो फिर हम क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में इनफाइनाइट
टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इनफाइनाइट टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, वहाँ पर सिर्फ वन टाइम एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, जब एन टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाए तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ हम आते हैं, यानी एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। वहाँ पर प्रॉबिलिटी और यहाँ की प्रॉबिलिटी तकरीबन सेम है, m बाई एन वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी m बाई एन, यानी m हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है और n हमारे पास टोटल आउटकम्स है। लेकिन यहाँ पर सारा कमाल इस लिमिट का है। n अप्रोच टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हम n यानी एक्सपेरिमेंट हम n टाइम करेंगे, एक्सपेरिमेंट को हम इनफाइनाइट टाइम करेंगे। ठीक है, और जब जितना ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ग्रेटर एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। लेट सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ की तरफ देखें, जब हम 100 टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास 0 पॉइंट तकरीबन 7 या 8 ये प्रॉबिलिटी आती है। इसी तरह जब हम 500 टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर हमारे पास 0.6 प्रॉबिलिटी आती है, और जैसे ही हम 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम 0.5 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जितना हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास ग्रेटर एक्यूरेसी आएंगी। ठीक है, और इस मेथड को वोन मेसिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच में हम डाई को वन टाइम रोल करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम टास्क और डाई को बहुत ज़्यादा 1000, 10,000, 5000, ठीक है, इसी तरह हम इसको रोल करते हैं डाई को, और इसी तरह काइन को टास्क करते हैं। और जितना ज़्यादा हम डाई को रोल करते हैं या काइन को टास्क करते हैं उतना ही हमें ग्रेटर एक्यूरेसी यानी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं थर्ड नंबर एग्जामेटिक डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। इससे पहले हम क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये प्रॉब्लम था कि हम वहाँ पर रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो फिर हम आ गए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम रिपीटिशन कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत लार्ज थी, तो वो टाइम कंज्यूमिंग थी। तो फिर हम आ गए एग्जामेटिक की तरफ। एग्जामेटिक इसको हम मॉडर्न प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। इसको सबसे पहले कलमोग्रो ने इंट्रोड्यूस किया था, और कलमोग्रो ने इसके लिए 3 रूल्स रखे। नंबर फर्स्ट रूल ये है कि जब भी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसका लिमिट क्या होगा, 0 to 1। ठीक है, या 0 होगा या 1 या इसके दरमियान। जब वो इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, अगर वो इवेंट नल इवेंट हो या इम्पॉसिबल इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर वो इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, अगर वो इवेंट श्योर इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अदरवाइज इन दोनों के दरमियान होगी। ठीक है, नंबर सेकंड रूल ये है कि टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, नंबर थर्ड रूल ये है कि जब 2 इवेंट्स के दरमियान यूनियन हो और इस पर आपने प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना है तो यूनियन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे जाके प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड व्हाट इज़ द चांस ऑफ हेड। यानी जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या चांस है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इससे पहले इसको तो एक्सप्लेन करने से पहले आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, सैंपल स्पेस की तादाद निकालते हैं, तो जब हमारे पास कॉइन हो तो हमने 2 लेना है और इसकी पावर उसकी तादाद को लेना है, कितने बार हमने कॉइन को टॉस करना है। और अगर हम डाई को रोल करते हैं तो हमने 6 लेना है, क्योंकि डाई की साइड 6 होते हैं और इसकी तादाद n हमने लेना है, यानी कितने बार इसको रोल करना है, उसकी तादाद को हमने उसका पावर लेना है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस की तादाद आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी सैंपल स्पेस की तादाद इस तरह निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉइन की 2 साइड है और हम एक बार उसको टॉस करते हैं, तो हम 2 पावर 1 लिखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर सैंपल स्पेस में या हेड आता है या टेल आता है। ठीक है,
और हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, हेड में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर हम एक इवेंट ले लेते हैं, उसको हम ए का नाम देते हैं, ए इज इक्वल टू हेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट ए की तादाद कितने हैं, 1 है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी ए में जितनी भी एलिमेंट्स है उसकी तादाद और सैंपल स्पेस में जितनी एलिमेंट है उसकी तादाद। तो हमारे पास ए में एलिमेंट्स की तादाद 1 है और एस में एलिमेंट्स यानी आउटकम की तादाद क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर 1 और 2 पुट करते हैं और 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हेड अकर। ए फेयर कॉइन है, यहाँ पर इस फेयर का मतलब है शफाफ, ठीक है, यानी जो अनबायस हो, वह काइन जो अनबायस हो, यानी एक साइड पे हेड हो और दूसरे साइड पे टेल हो। ठीक है, हम एक काइन टास्क करते हैं 2 दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हेड की एग्जैक्टली एक हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि एग्जैक्टली एक हेड आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की तादाद निकालते हैं कि सैंपल स्पेस कितना आएगा। तो यहाँ पर हम 2 पावर 2 लिखेंगे। 2 पावर 2 इसलिए लिखेंगे कि हमारे पास काइन की 2 साइड है और 2 टाइम इसको टास्क करते हैं, तो 2 पावर 2, तो ये हमारे पास आता है 4। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना होगा, इसमें 4 आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूँकि 2 काइन्स है तो हेड हेड दोनों पे हेड हेड आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, इसी तरह एक पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, इसी तरह दोनों पे टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब हम इंटरेस्टेड है एग्जैक्टली 1 हेड पे, तो एग्जैक्टली 1 हेड यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इवेंट लेते हैं, इसको हम ए नाम दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने ए का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन 2 आउटकम्स को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए में आउटकम है 2 और इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए की जगह 2 और नंबर ऑफ एस की जगह 4, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, find the probability of exactly 2 tails, number 2nd at least 2 tails, number 3rd at most 2 heads। ठीक है, हमारे पास 3 काइन्स है, उनको हम टास्क करते हैं। तो ये कहते हैं नंबर फर्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एग्जैक्टली 2 टेल के, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल आ जाए। नंबर 2nd ये कहते हैं कि एट लीस्ट 2 टेल आ जाए, कि कम से कम 2 टेल आ जाए। और नंबर 3rd कहते हैं कि एट मोस्ट 2 हेड आ जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस फाइंड करना है कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे। तो हमारे पास सैंपल स्पेस की तादाद हम इस तरह फाइंड करेंगे। 2 हमारे पास काइन की साइड 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे और हम काइन को 3 टाइम्स टास्क करते हैं, तो यहाँ पर 2 पावर 3 लेंगे और इसकी जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 8 आता है। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कुछ इस तरह आएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स यानी जहाँ पर सिर्फ 2 टेल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 टेल्स है, एग्जैक्टली 2 टेल, यहाँ पर एग्जैक्टली 2 टेल्स है और यहाँ पर एग्जैक्टली 2 टेल है। तो हम एक इवेंट लेंगे और वहाँ पर हम इन तीनों को लेंगे। ठीक है, तो हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल हेड, ये हमने ले लिया यहाँ पर। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ इवेंट ए के इवेंट ए में 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इस तरह फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस तरह फाइंड करेंगे 3/8। 3, ठीक है, 3 हमारे पास इस इवेंट की तादाद है और 8 हमारे पास सैंपल स्पेस है, और जब हम 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.35 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एट लीस्ट 2 टेल्स, यानी जहाँ पर कम से कम 2 टेल्स आ जाए।
ठीक है, कम से कम 2 टेल आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो। ठीक है, इन तीनों में 2 टाइम्स टेल आया है और यहाँ पर 3 टाइम्स टेल आया है, और यहाँ पर ये हमें कहा गया है कि एटलीस्ट 2 टेल, यानी कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो। तो अब इसकी तादाद हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक, तो इसकी तादाद 4 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, 4/8, और 4 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये 0.2 का है। ठीक है, नेक्स्ट है एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड और कम से कम जितने भी हो। ठीक है, यानी 2 से हम आगे नहीं जा सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी इसमें ये भी आ सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये है 0, 1 एंड 2। तो यहाँ ये भी हो सकता है, 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 यानी इस एक के अलावा सारे हो सकते हैं। तो ये हमने सारे ले लिए, इसको हमने सी एक इवेंट नाम दे दिया, और इसकी तादाद 7 है, और इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो 7/8 आता है, और इसको जब डिवाइड करते हैं 0.875 आता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि इफ़ ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपियरिंग ऑन टॉप इज नंबर फर्स्ट एन ऑड नंबर, नंबर सेकंड एन इवन नंबर लेस देन 5। ये कहते हैं कि हम एक डाई रोल करते हैं, और जो टॉप पे नंबर आता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो हो ऑड नंबर हो, नंबर सेकंड कि वो हो इवन नंबर हो लेकिन 5 से लेस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस फाइंड करते हैं। हमारे पास चूँकि एक डाई है, और डाई की साइड कितने हैं, 6 है, तो हम 6/1 लेंगे, और 6/1 जब हम लेंगे तो हमारे पास 6 आउटकम आते हैं। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब हम इन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम एक इवेंट लेते हैं, उसको हम ए का नाम लेते हैं, और इसमें हम ऑड नंबर लेते हैं 1 3 एंड 5। ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ए आता है 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/6, और ये आती है 1/2। जब 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आती है 1/2। इसी तरह नेक्स्ट है एन इवन नंबर लेस देन 5, यानी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें लेकिन वो नंबर जो 5 से लेस हो। तो यहाँ पर आप देखें 5 से लेस ये 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पर हम एक इवन लेंगे बी, यहाँ पर 2 और 4 लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बी, यानी तादाद बी की कितनी है, 2 है, 2 आउटकम इसमें है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 2 और 6 आ जाएगा। 2 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1/3 आता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं 2 डाइस आर थ्रोन वंस। हम 2 डाई को थ्रो करते हैं एक दफ़ा। ठीक है, यानी 2 चक्के हैं, हम दोनों को एक दफ़ा थ्रो करते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज़ की, द टोटल स्कोर इज 8। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी जब दोनों के वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उससे 8 आ जाए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। और दूसरा स्कोर इज़ एटलीस्ट 10, और जब हम दोनों के स्कोर्स को हम ऐड करते हैं और उससे कम 10 आ जाए, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 5 अकर ऑन द सेकंड डाई, और जब हम दोनों डाइस को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं तो फर्स्ट पे जो भी हो उससे हमारा कोई लेने देने नहीं, लेकिन सेकंड पर हम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस की तादाद फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास डाई है, डाई की कितनी साइड होती है, 6, तो यहाँ पर हम 6 लेंगे और 6 को हम 2 टाइम इसको थ्रो करते हैं। ठीक है, यानी 2 डाई से, तो ये हमारे पास आता है 36, यानी 6 × 6 इसे आता है 36। तो यहाँ पर हम 36 का सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, यानी एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, इसी तरह फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, इसी तरह 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6,
इसी तरह 31 32 33 34 35 36, इसी तरह 41 42 43 44 45 46, इसी तरह 51 52 53 54 55 एंड 56, इसी तरह 61 62 63 64 65 एंड 66। तो ये हमारे पास 36 सैंपल आ गई, ठीक है, 36 आउटकम्स हमारे पास ये बन गए। अब ये कहते हैं कि द टोटल स्कोर इज 8, यानी हमने अब उनको लेना है जिसको हम ऐड करते हैं और उससे हमारे पास 8 आ जाए, ठीक है, यानी 8 आ जाए। तो यहाँ पर हम एक इवेंट लेते हैं, उनमें हम सैम्पल्स लेंगे, वो आउटकम्स लेंगे जिनको हम ऐड करते हैं और उससे हमारे पास 8 आ जाए। तो ये हमारे पास 26 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 53 है और यहाँ पर 62 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम ए की तादाद फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ ए, यानी ए की तादाद कितनी है, वो हमारे पास 5 है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए यानी ए की तादाद कितनी है, 5 है, और नंबर ऑफ एस यानी टोटल सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है, वो हमारे पास 36 है। तो ये हमारे पास टोटल स्कोर इज 8 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोर इज एटलीस्ट 10। स्कोर इज एटलीस्ट 10 का मतलब ये है कि कम से कम जब हम दो डाई के आउटकम्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो वो हमारे पास कम से कम 10 आ जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास ये 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 एंड 6 6, ये हमारे पास वो आउटकम्स है जिनको हम ऐड करते हैं तो इससे एटलीस्ट 10 आता है, यानी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम तादाद फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ बी यानी बी की तादाद कितनी है, वो हमारे पास 6 है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी बी की तादाद डिवाइड बाय सैंपल स्पेस की तादाद, ठीक है। हमारे पास 6 ओवर 36 आता है। 6 को 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 ओवर 6 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 अकर ऑन द सेकंड डाई। जब हम दो डाई को थ्रो करते हैं तो फर्स्ट पे जो भी आए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सेकंड पे 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 ओवर 5, 2 ओवर 5, 3 ओवर 5, 4 ओवर 5, 5 ओवर 5 एंड 6 ओवर 5 ऐसे आउटकम्स है जिनके सेकंड डाई पर क्या है, 5 5 5 है, ठीक है। तो ये अब हमने इसको हमने सी नाम दिया है। सी में अब इसकी तादाद हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास 6 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये 6 है और ये 36 है, तो इसको 6 को जब 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 ओवर 6 आता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स है, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, इनमें से हम एक कार्ड को रैंडम ड्रा करते हैं। तो ये यहाँ पर अभी कहते हैं कि फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग नंबर फर्स्ट ए हार्ट, नंबर सेकंड ए रेड कार्ड, ठीक है। यानी हमारे पास 52 कार्ड्स है, उनमें से हम एक कार्ड को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब ये कहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किस चीज़ की, कि वो कार्ड क्या आ जाए, हार्ट आ जाए, और नंबर सेकंड कि वो कार्ड रेड कार्ड आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस की तादाद निकालना है कि हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि हमारे पास 52 कार्ड्स है और 52 कार्ड में हम 1 को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कम्बिनेशन यानी परमुटेशन नहीं, कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। काउंटिंग रूल्स और कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है, ठीक है। कार्ड्स के दरमियान कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पर 52 से हम एनी कार्ड को हम ले सकते हैं। तो 52 C1 इज इक्वल टू, इससे आता है 52। अब यहाँ पर हम हार्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ ए हम यहाँ पर अब ए की तादाद अब हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश के जो कार्ड्स होते हैं, उनमें 13 कार्ड्स
हार्ट वाले होते हैं, जिस पर दिल का निशान हो। ठीक है, तो यहाँ पर 13C1 हम लेंगे। 13C1 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने एक कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो हो सकता है कि 13 में से एक कार्ड आ जाए। ठीक है, तो 13C1 से आता है 13। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी ए की तादाद है 13 और एस की तादाद है 52। तो 13 को 52 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1/4, और 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.5। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ए रेड कार्ड, कि वो कार्ड क्या आ जाए जब हम 52 कार्ड से एक कार्ड को सेलेक्ट करते हैं कि वो कार्ड क्या आ जाए, रेड कार्ड आ जाए। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो प्लेन कार्ड्स होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, उनमें रेड कार्ड 26 होते हैं। ठीक है, तो बी को हम रेड कार्ड का नाम देते हैं, और यहाँ पर अब इस बी की तादाद हम फाइंड करते हैं तो 26 में से वो एक कार्ड आ सकता है। ठीक है, तो 26C1 से आता है 26। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी बी की तादाद और टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, तो बी हमारे पास 26 है और टोटल सैंपल स्पेस 52 है। 26 को 52 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1/2 आता है, और 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.5 आता है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप सबकी समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत आप सब समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।